ये कैसे संभव है कि जब इतनी जबरदस्त संकट देश के ऊपर आया हो, कोविड का संकट हो, महंगाई का संकट हो, बेरोजगारी का संकट हो, गरीबी का संकट हो, तो बहस इस पर हो रही है कि दिग्विजय सिंह जो है वो जो है वो देशद्रोही है। ये कहां से आ रहा है? क्या ये सिर्फ अफीम का सवाल है? उससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि समाज के अंदर भी एक अजीब तरीके की उदासीनता है। लोगों ने कहा ठीक है 100 रुपए पेट्रोल हो गया तो क्या हुआ, दिग्विजय सिंह देखिए क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। नहीं आशुतोष जी, मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूं। जो लोग ये कह रहे हैं वो आम लोग, मैं नहीं मानता हूं कि वो आम लोग हैं। वो एक या तो आईटी सेल के लोग हैं या फिर वो एक पॉलिटिकल विचारधारा के साथ इस कदर खड़े हुए हैं कि वो अपनी नागरिकता का जो बोध होता है या जो अधिकार होता है उसको वो भूल चुके हैं। देखिए, हम सबको याद है, आप हमारे संपादक हुआ करते थे और जैसे ही महंगाई बढ़ती थी हमारे यहाँ से कोई न कोई भाग के किसी गृहिणी के रसोई घर में पहुंच जाता था। उसके वीडियो बनते थे, उससे पूछा जाता था कि आप बताइए आपके रसोई में इसका क्या असर पड़ा, वगैरह वगैरह। एक बड़ा मुद्दा बनता था। पॉलिटिकल पार्टीज उस पर बहुत सक्रिय होती थी। ये बीजेपी जो आज सत्ता में है, 50-55 रुपए पेट्रोल हो जाता था तो इसके नेता, जो महिला नेता है खास तौर पर, वो चूड़ी लेकर बैठ जाती थी। क्यों बैठ जाती थी तो एक अलग विषय है, लेकिन पूरे देश में एक अजीब सा हंगामा हमें नजर आता था। अब सवाल यह है कि अगर उदासीनता है तो फिर कहां है? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 220 रुपए कच्ची घानी का तेल खरीद कर आया हूं तो मैं खुश हूं। मुझे बहुत परेशानी है और ऐसे ही सबको परेशानी है। पर हम कहां कहें, इस देश की सबसे बड़ी जो विपक्ष की पार्टी है उसने कल पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेट्रोल के मुद्दे पर आंदोलन किया और वो बड़ा विजुअल था। कम से कम सोशल मीडिया पे तो बहुत नजर आया। लेकिन इस देश में जो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मनीषा जी कह गई थी, आप वो कहां पर वो खिड़की है जहां से असंतोष नजर आता है? जाहिर वो मीडिया, वो अखबार है, वो टेलीविजन है। अब दिक्कत क्या है कि जो हमारे देश का टेलीविजन है या आमतौर पर जो मीडिया है उसका 90% तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो दरअसल ठग ठग गैंग है। ठग ठग गैंग इन द सेंस, हम सब जानते हैं दिल्ली के आसपास बहुत सक्रिय है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक कोई आएगा और आपको ठग ठग करेगा खिड़की पे और कहेगा आपकी पिछला पहिया जो है वो उसमें हवा निकल गई। आप उतरेंगे, पीछे जाएंगे, तब तक आगे आपका जो भी सामान रखा होगा उसको लेके भाग जाएगा। तो यही हमारा मीडिया है। और उसने आज जब जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बात को मुद्दा बनाया, वो क्या बात है? अरे भाई, इस देश में 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने कांग्रेस के समेत संसद में 370 और 35A को लेकर सरकार ने जो फैसले किए, जिस तरह से एक राज्य को तोड़ा और उसका जो विशेषाधिकार है खत्म किया, उसका संसद में विरोध किया है। लिखित विरोध है, भौतिक विरोध है, हर लिहाज से विरोध है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसमें राष्ट्रवाद, देशद्रोह, पुनर्विचार की बात तो बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं होगी? और ये सरकार भी तरह तरह से पुनर्विचार करती है कि नहीं नहीं हम उसको बहाल कर देंगे उनका, तो ये कोई बात नहीं है। और 370 बनाने का विरोध करने वाले, अगर बनाने वाले देशद्रोही हैं तो फिर तो सरदार पटेल भी देशद्रोही हुए, तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी देशद्रोही हुए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल, वो लियाकत और नेहरू का जो दिल्ली पैक्ट हुआ था उसके विरोध में किया था, 370 के विरोध में नहीं किया था। सवाल है कि अगर ये सारी बातें हमारे देश का मीडिया लोगों को बताए और कहे कि भाई 370 एक विशेष परिस्थिति में बना था, अगर उसको हटाना भी है तो उसका एक प्रोसेस है। आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। आप चाहते हैं कि कश्मीर के कीमत पर, कश्मीर के मुद्दे को इस तरह से सुलझाया जाए कि बाकी देश में एक खास तरह का आप ध्रुवीकरण करा सके। दरअसल आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में हमने देखा, मीडिया ने ट्रंप के तमाम इस तरह के बयानों, उनकी इस तरह की नीतियों का उनके मुंह पे विरोध किया। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि एक स्वतंत्र मीडिया के संस्थान जो मीडिया के मूल्यों के प्रति समर्पित हो, वो विकसित नहीं हुए। इस देश में अंबानी के ज्यादातर चैनल, अगर आज 60 से 70% मीडिया पे उनका एकाधिकार है, और अगर मंजुल कार्टून बनाते हैं मोदी के खिलाफ और सरकार चिढ़ती है तो मंजुल की नौकरी नेटवर्क 18 से उन्हें निकाल दिया जाता है। ये हद है। ये वो देश है जहां पर नेहरू कहते थे कि मुझे छोड़ना मत शंकर से, उस समय के जो महत्वपूर्ण कार्टूनिस्ट थे, किसी ने नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि आप लोकतंत्र की उन बुनियादी मान्यताओं का विरोध है, लोगों को गुस्सा है। दिक्कत यह है कि इस देश में एक ऐसी सरकार नहीं है जो संवेदनशील हो और लोगों को ये यकीन हो कि ये इस पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल इस वजह से, और मीडिया की जो दिक्कत है वो आप जान ही रहे हैं, उस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, असंतोष तो है। ठीक है पंकज जी, आपने कहा असंतोष है, बट विनोद जी मेरा सवाल इस बात को लेकर, चलिए मीडिया को हम रोज गालियां बकते हैं, मीडिया को रोज आलोचना करते हैं, बट विपक्ष कहां है?
विपक्ष इन मसलों को मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा है? सड़कों पर उतरते हैं, रस्म अदायगी करते हैं, फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं, फिर ट्विटर पे चले जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, सबका एक जैसा चलते दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी कम से कम मुद्दा तो बना लेती थी, आज क्यों नहीं बन पाता? नहीं, देखिए अभी जैसे पंकज ने कहा ना कि अभी उन्होंने बताया कि कल पूरे देश भर में कहां कहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग जगह पर एक विरोध प्रदर्शन हुए। तो जब आप पूछते हैं कि विपक्ष कहाँ है, तो विपक्ष पूछता है कि मीडिया कहाँ है। तो बात यह है आशुतोष कि अभी जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर, चाहे बड़े या छोटे, ये क्या टेलीविजन में इसको कोई जगह मिली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है? देखिए आप, मैं बात करता हूँ, हम लोग जो 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 जिस क्लास पे जहां पर असर हो रहा है ना, वो लोग तो टीवी देख रहे हैं। मेरे पिताजी फौज से रिटायर्ड है, तो दिन रात टीवी देखते हैं, और टीवी देख के वो इस नतीजे पे पहुंचे आशुतोष कि देश में सब कुछ ठीक है। और वो मुझसे कहते हैं कि तुम फालतू में बोलते रहते हो, शोर करते रहते हो, देश तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन टीवी देखते हैं, और टीवी देख करके उनको ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि देश में बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये जो मरे हैं ये कम लोग मरे हैं, अगर सरकार ये नहीं होती तो और लोग भी मरते। मेरा सवाल ये है कि जब आप पूछते हैं विपक्ष कहाँ है, आशुतोष आप उस आंदोलन के गवाह थे, आपने किताब लिखी। जब रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन चला, आप वहाँ पे किताब भी आपने लिखी, आपके रिपोर्टर्स वहाँ पे थे, मैं भी चैनल में था, हमारे भी रिपोर्टर्स वहाँ पर थे। आप मुझे बताइए, पंकज भी उस वक्त टेलीविजन में काम कर रहे थे, आप मुझे बताइए, ये अपने जोशी जी भी थे वहाँ पर, कौन सा न्यूज चैनल ऐसा नहीं था जिसकी वहां पर उस वक्त जिमी जिप नहीं थी, या ओबी वैन नहीं थी, या 24 घंटे कारपेट कवरेज नहीं हो रही थी? कौन सा चैनल ऐसा नहीं था? सारे चैनल 24 घंटे 24/7 कारपेट कवरेज वहां से कर रहे थे। और आप ये देखिए आशुतोष, आपका किसानों का आंदोलन 6 महीने से चल रहा है, आपने कोई कारपेट कवरेज सिवाय इसके कि जिस दिन हिंसा हो गई लाल किले को, कि भाई फतेह कर देंगे, लाल किले को तोड़ देंगे और ये सब लाल किले को कब्जा कर लेंगे, उस कवरेज के अलावा आपने कब किसानों के बारे में बात करते हुए किसी न्यूज़ चैनल को देखा? आप सोचिए, मैं तो कल्पना करता हूँ आशुतोष कि ये 2014 से पहले का भारत होता तो जो प्रयागराज में, उन्नाव में, कानपुर में जिस तरह के शव मिले, वहां पर अभी 20-20 ड्रोन घूम रहे होते, जिमी जिप वहां पे होती, वहां पे स्टूडियोज बने होते, अगर ये 2014 से पहले का भारत होता तो। लेकिन आज आप एक जीएसटी का फैसला, सरकार ने कहा कि साहब एम्बुलेंस में जीएसटी का फैसला जो है 28% से हमने घटा करके 12% या 5% कर दिया। मैं देख रहा हूँ जो संपादक है न्यूज चैनलों के, सरकार को बधाई दे रहे हैं, कूडोज लिख रहे हैं। तो जब आप ये देख रहे हैं कि एक फैसला सरकार का छोटा सा, जिसका जो बहुत देर से लिया गया फैसला, आपको पहले सवाल ये उठाना चाहिए था कि इतनी देर से फैसला क्यों किया? आज आप जीएसटी आज घटा रहे हैं, जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, आप उससे पहले कहाँ थे? लेकिन आप उसको बधाई लिख रहे हैं कि सरकार का बहुत ही अहम फैसला। तो दिक्कत ये है आशु कि देखिए, विपक्ष कुछ करता है, वो आप मेन स्ट्रीम में मेरे पिताजी जैसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? उन तक कैसे ये बात पहुंचेगी कि साहब ये दिक्कत है, ये दिक्कत हो रही है, पर वो उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। उसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया और खास तौर से टेलीविजन, देखिए हम सब जानते हैं कि टेलीविजन कौन लोग देखते हैं? जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, वो टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन देखने वाले लोग वही है, ज्यादातर लोग वही है। आप उन तक ये बात पहुंचा नहीं पा रहे, उनको ये बता नहीं रहे कि ये दिक्कत है, आप उनको बता नहीं रहे कि सरसों का तेल की ये तकलीफ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दिक्कत मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी है वो है कि जो हमारा मीडिया का जो चेहरा और चरित्र है वो उसने एकदम खो दिया है, जिसकी वजह से जी ठीक है। आलोक, तो आप सहमत हैं जो विनोद की राय से? विनोद के हिसाब से तो चूंकि मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, इसलिए जो बात निकलनी चाहिए वो बात निकल नहीं रही। क्या ये इतनी आसान सी बात है क्या कि आप मीडिया कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद देश का नैरेटिव भी आपके हाथ में हो जाएगा? 200 रुपए लीटर सरसों के तोलेंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लोग कहेंगे नहीं सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखिए, काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, और आप कुछ लोगों को बहुत समय तक और बहुत लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं। ये दो सिद्धांत चलते थे।
लेकिन पिछले 7 साल का परिदृश्य दिखा रहा है कि ये दोनों सिद्धांत उल्टे खड़े हो चुके हैं। आप काट की हांडी भी बार बार चढ़ती हुई देख चुके हैं और आप बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक मूर्ख बनता हुआ भी देख रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे कुछ तो होगा। तो विनोद जो कह रहे हैं मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ कि ये हमको लगता है हम लोग अपने इको चैम्बर में या थॉट बबल में हैं। हमें हमारे जैसे मिलते हुए विचारों वाले लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चैनल्स पे मिल जाते हैं और वो सब एक दूसरे को कहते हैं हाँ बहुत अच्छा आपका चैनल। हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ लगातार टिप्पणी कर रहे होते हैं कि असली डिबेट तो यही होती है, सबसे बढ़िया चैनल यही चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग बराबर से गाली देने भी आते हैं। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि उनको जब इतना द्वेष है, इतनी नाराजगी है, फिर वो यहाँ क्या देखने आते हैं। इसके बावजूद वो आते हैं, इसके लिए हमको उनका आभारी होना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि बड़ी संख्या में लोग आज भी, बहुत सारे समझदार लोग टीवी नहीं देखते। आपने सुना होगा कुछ लोग हमसे पहले के समझदार हैं, उन्होंने हमसे पहले टीवी देखना बंद कर दिया था, हमने बाद में बंद किया, कुछ लोग अब कर रहे हैं। लेकिन आप कब तक इसको रोक के रख पाएंगे, सवाल ये है। लेकिन फिलहाल काफी कुछ रुका हुआ है। एक अखबार, जिस अखबार का संस्थापक जो उनका असली दफ्तर है, जहां से स्थापना हुई, वो कानपुर में है। और वो अखबार जो जिन घटनाओं का जिक्र अभी विनोद ने किया, प्रयागराज और उस इलाके की जो गंगा के किनारे लाशें मिली, उसके बाद उस अखबार ने एक तरह की सीरीज चलाई कि साहब जो ये शव को गाड़ना जो है ये हिंदू परंपरा का हिस्सा है। और कानपुर शहर में ऐसे 8 हिंदू कब्रिस्तान हैं जहाँ के हिंदू लोग अपने शव दफनाते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कोई या तो बहुत बुरी तरह से किसी ने आपकी गर्दन दबा रखी है, या आपके स्वार्थ इतनी बुरी तरह से अलाइंड हैं कि आप सफेद झूठ बोलने के लिए खड़े हैं, झंडा लेके खड़े हैं। आप अब सरकार के भेजे हुए खंडन नहीं छापते हैं, आप सरकार की तरफ से खुद खंडन करने के लिए उद्यत नजर आते हैं। और ये हाल एक अखबार का है और तमाम टेलीविजन चैनलों का है। कुछ इक्का दुक्का अपवाद आपको बीच बीच में दिखेंगे कि वो ऐसा कहते हैं नहीं साहब सरकार पे भी 2 सवाल तो पूछ लो, वरना वो 2 सवाल भी नहीं पूछने हैं। उल्टे कोई सवाल पूछ रहा हो तो पलट कर उससे सवाल पूछने की परंपरा है। अगर लोगों के घर में यही अखबार पहुंच रहे हैं, अगर लोगों के घर में यही टेलीविजन चैनल दिख रहे हैं, तो हमारे जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे होंगे, उससे कितना फर्क पड़ने जा रहा है ये प्रश्न है। हालांकि मैं नहीं करूँगा, हम इसके बावजूद कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब कुछ लगभग ऐसी परिस्थितियां। एक टेलीविजन चैनल होता था इस देश में, एक ही टेलीविजन था, तमाम अखबार बंद थे या उन पे सेंसरशिप लागू थी। इसके बावजूद इस देश की जनता ने समझ लिया कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को नहीं रहना। तो इस देश की जनता आज भी समझ सकती है और जो लोग समझाना चाहते हैं वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो वक्त लग सकता है लेकिन वो कामयाबी तक पहुंचेंगे। बहुत सारे लोगों को सदा मूर्ख बनाए रखने की जो अभी तक की अवधारणा चली आ रही है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, इसमें मुझे सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।